गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने पहला पाठ कर लिया है, भारतीय संविधान एनसीईआरटी बेस्ड बाई महेश कुमार वर्णमाल। ठीक है, अब हम दूसरा पाठ देखेंगे। अभी तक के पाठ में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से अलग अलग अधिनियम बना करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। 1853 तक चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। अब उसके आगे का भारत शासन अधिनियम 1858 से हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी वन लाइनर जो भी आते जाएंगे उनको आप लोग लिखते चले जाना, साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते चले जाएंगे। बाद में आपको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत शासन अधिनियम 1858 सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। अधिनियम की विशेषताएं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा इसके अंतर्गत मतलब मैग्ना कार्टा का अर्थ हो गया कि जो क्राउन है उसकी शक्तियों को कम करके नागरिकों की शक्तियों को बढ़ा देना। ठीक है, अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। सभी को पढ़ लेने के बाद एक बार अंतिम में इसका रिवीजन करेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के में 2 कारणों से विशेष महत्व रखता है। पहला है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए गए थे। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा शरदिनकर राव। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम के अनुसार बंबई और मद्रास के विधान परिषदों को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो कि आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो गया, फिर पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। उपर्युक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां थी। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। वे न तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे, न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। केंद्रीय विधान सभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद 1909 भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1858। जैसा कि जानते हैं 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो उस दौरान जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने में कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो असफल रही। नतीजा ये हुआ कि वहाँ से क्राउन को हस्तक्षेप करना पड़ा, सरकार अपने हाथों में लेनी पड़ी। साथ ही साथ जो न्याय व्यवस्था जो प्रशासन का जो बागडोर है वो अपने हाथों में लेना पड़ा और क्राउन सीधे उत्तरदायी हो गया किसी भी तरीके का कोई भी त्रुटि या फिर विद्रोह के लिए। सभी को विश्वास दिलाया गया कि भारतीयों के साथ अब अन्याय नहीं होगा, अब कंपनी शासन में नहीं है, अब अन्याय नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को लागू किया गया। यहाँ से सरकार डायरेक्ट कंट्रोल क्राउन के हाथों में आ गया और उस समय महारानी विक्टोरिया भारत का शासन सीधे अपने हाथों में लेकर के भारत को अपने हिसाब से गवर्न करने लगी। गवर्नर जनरल का जो पद नाम था उसको बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। तो जो पहला जो वायसराय बनाया गया था, प्रथम वायसराय, वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। जो पहले लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय बने, उनके पहले गवर्नर जनरल जो होते थे उनकी सहायता के लिए नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड ये सब व्यवस्थाएं की गई थी, जिसको समाप्त करके द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। उस राज्य सचिव या भारत के सचिव कह लीजिए, उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का गठन किया गया, जो कि अर्थव्यवस्था और भारत के अंदर के जो विषय रहते हैं उनकी सहायता, उन विषयों पर सहायता के लिए गठन की गई थी। अगला आ गया 1861 में भारत परिषद अधिनियम
इसको दो कारणों से विशेष महत्व दिया जाता है। पहला महत्व दिया जाता है कि जो अधिकार जो प्रदान किए गए थे विधायी कार्यों में सहयोग करने के लिए प्रतिनिधियों को, उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियां थी उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। साथ ही साथ जो प्रांतीय विधान परिषद था उसको विधि निर्माण का भी अधिकार दे दिया गया। पहले प्रांतीय सरकारों को, प्रांतीय जो आज के डेट में जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गए, उनको पहले रूल एंड रेगुलेशन बनाने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनता था वो लंदन से बन के आता था और वहीं से गवर्न किया जाता था। तो यहाँ पर दो तरह का सुधार किया गया। जो यहाँ की विधान परिषद थी उनको अधिकार दिया गया नियम कानून बनाने का। दूसरा, जो गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियां थी उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ जो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जो केंद्रीय विधान परिषद गठित किया था उसमें 3 भारतीयों को रखे थे, जिसमें पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण तथा सर दिनकर राव। इनकी सहायता से उन्होंने विधान परिषद के लिए कानून बनाने, उनमें संशोधन वगैरह ये सब जो नया जो नियम कानून जो लाया गया वो इन्हीं तीनों के सुझावों पर लाया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने की शक्ति प्रदान की गई। आज भी भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। साथ ही साथ यह कानून जो लागू किया गया आज भी हमारे देश में लागू है, जिसमें कि आपातकाल में 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। अगला था हमारा 1892 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे कि उनके विचार जाने जा सके, ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है वो सब जाना जा सके। केंद्रीय विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। मतलब 10 से 16 के बीच में मनोनीत सदस्य, जो वैसे सदस्य जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से उनका प्रतिनिधि बनकर के केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे। तो वैसे सदस्यों की संख्या जो है 10 से 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होना भी आवश्यक कर दिया गया। यहीं से निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ हुआ। इस अधिनियम की एक और विशेषता है जिसमें कि गैर सरकारी सदस्य जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, ये सब का भी गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन यहीं से किया जाने लगा। तो अभी तक हम लोगों ने 1892 भारत परिषद अधिनियम तक देखा है। आगे अब हम लोग देखेंगे 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909। ये अलग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस दौरान एक घटना घटी थी 1905 में, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घटना इतिहास में एक बड़ी घटना थी। वहाँ बंगाल विभाजन में केवल बंगाल को 2 हिस्सों में नहीं बांटा गया, वहाँ धर्म के आधार पर बांटा गया। उसका प्रभाव भारत परिषद अधिनियम 1909 में भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा था। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ को, यहीं से आपको स्पष्ट हो जाएगा क्यों इसे अलग से बता रहे हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, मतलब हिंदू और मुस्लिमों में खाई को और बड़ा करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 में स्पेशल प्रोविजन किए जाने लगे हैं। यहीं से स्टार्ट हो गया मुस्लिम और हिंदू के बीच में खाई को और ज़्यादा बढ़ा देना, जिससे कि ब्रिटिश सरकार ज़्यादा समय तक राज कर सके। फूट डालो राज करो की नीति यहीं से स्पष्ट हमारे इतिहास में दिखती है। इतिहास का कनेक्शन पॉलिटी से बहुत हद तक आपको कानून और रूल एंड रेगुलेशन में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से स्टार्ट हो गई। जो पहले 10 से 16 के बीच में केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, वो 16 से बढ़ाकर सीधा 60 कर दिया गया, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया, जैसे पूरा प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प करना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्यों ने उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट इस बात को लिखा गया है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मतलब एक मुस्लिम केवल मुस्लिम को ही वोट करेगा। तो यहाँ से एक मुस्लिम को मुस्लिम के ही प्रति जो है भाई भाई बना दिया गया और अन्य धर्म के लोगों को उसके विरोध में खड़ा कर दिया गया। इसीलिए इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को सांप्रदायिक कहा जाता है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यहीं से इसी अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। यहीं से जमींदारी प्रथा का शुरुआत हुआ। जमींदारी प्रथा पहले भी चलती थी, लेकिन उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। सभी जमींदारों को अपने अंडर कर लिया था, लेकिन उन सभी जमींदारों के लिए नया रूल एंड रेगुलेशन ला करके उन सभी जमींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल सके, इसके लिए अधिकार दिए गए। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। 1990 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की, जिसमें भविष्य सुधारों की ओर संकेत किया गया था। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। पार्षद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था तथा दूसरा भाग मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था।
इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य मंत्रिपरिषद राज्य परिषद जो कि उच्च सदन हो गया एवं विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जबकि 34 निर्वाचित, जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल विधानसभा को था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग में जो राजस्व से संबंधित और जो प्रशासन से संबंधित भाग थे उनको आरक्षित विषय में रखा गया, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस इत्यादि। हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य ये सब हस्तांतरित विषय में रखे गए। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर भारतीय सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय यूरोपियों के बीच भी के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य अधिनियम लागू करने के 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो जो आयोग का गठन किया गया वैधानिक आयोग, वो था साइमन आयोग। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः अधिकांश भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन, वृहत भारत परिषद की स्थापना। साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। साइमन रिपोर्ट आगे चलकर 1935 के भारत संविधान अधिनियम का आधार बना। तो जैसा देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 तक का सारा विषय देख लिया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा भारत शासन अधिनियम, जो कि एक इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है। आइए देख लेते हैं 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909। उससे पहले वाला जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, वहाँ तक का रिवीजन कर लिया गया है। तो 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें मार्ले मिंटो जो थे, इन दोनों ने भारत परिषद अधिनियम में 1892 के दोषों को दूर किया गया। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए नियम में बदलाव किए गए, जैसे कि मुस्लिम को ही वोट करेंगे, उनके लिए अलग एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर लीजिए, मतलब उनके अलग अलग क्षेत्र होंगे जहाँ से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा है तो केवल मुस्लिम उनको वोट करेंगे। इस तरीके से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को केवल खुश नहीं किया गया, साथ ही साथ 1905 में जो बंगाल विभाजन जो असफल रह गया था, उसको भी भविष्य में सफल बनाया जाए। उसका जो मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई को गहरा करना, डिवाइड एंड रूल करना, उसको सक्सेस करने के लिए ये सुधार लाया गया। साथ ही साथ जो उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो उस समय जो बढ़ रहा था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जैसे भगत सिंह, सुखदेव, तो उन सभी का भी सामना करना था। इसके लिए केंद्रीय परिषद में जो सदस्यों की संख्या पहले 10 से 16 रखी गई थी, उसको बढ़ाकर के 60 कर दिया गया। साथ ही साथ विधान परिषद में जो सदस्य होते थे उनको पूरा प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना तथा जो कार्य योजना जो किया जाना है, किस प्रकार से कौन सा कार्य किया जाएगा, क्या क्या सुधार किया जाएगा सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, तो इन सभी के भी विषयों पर चर्चा की जाने की इजाजत दी गई। साथ ही साथ कार्यपालिका के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो ये सब देकर के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला था 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो उस समय जो तत्कालीन जो सुधार की जो मांग की जा रही थी, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब जो उस समय जो चल रहे थे, उस समय जो सुधार की मांग की जा रही थी, तो उसी के लिए ये संविधान मतलब कि लाया गया था। इसमें प्रांत के सरकार को ज़्यादा उत्तरदायी बनाया गया, उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए। साथ ही साथ प्रांत में जो सरकारें जो होती थी उनके कार्यकाल निर्धारित किए गए, उनके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता में द्वैत शासन की स्थापना भी है। तो ये सब इसके कुछ प्रमुख बिंदु है। इतना करने के बावजूद भी जो प्रांत के जो शक्तियाँ थी वो सीमित रखा गया। वो किसी भी तरह से प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। बस वो कार्य योजना बना सकते थे कि ऐसा ऐसा काम किया जाना चाहिए। उस पर फैसला लेना केंद्रीय प्रशासन के अधीन था। केंद्रीय प्रशासन जो सेंटर से गवर्न किया जा रहा था उस समय। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इन दोनों में जो भी अभी तक सुधार किया जाना बाकी था, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया साइमन आयोग। साइमन आयोग की सिफारिशें कुछ इस प्रकार है, जैसे द्वैत शासन को समाप्त करके स्वायत्तता प्रदान करना, राज्य में जो सरकारें हैं उनका विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना, यानी सेंटर को और मजबूत किया जाना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था, यानी कि केंद्र जो है, यानी कि जो ब्रिटिश जो सेंटर में जो बैठा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन, वो शासन के प्रति अनुत्तरदायी है, मतलब कोई उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया जाएगा और भारत परिषद की स्थापना बृहद स्तर पर की जाएगी।
क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ साइमन एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था जो कि 7 सदस्यीय आयोग था, कोई भी इसमें भारतीय नहीं थे। इसीलिए इस रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान 1935 भारत शासन अधिनियम का गठन किया गया। ये वो अधिनियम है जिसके अंतर्गत आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक भारत सुचारू रूप से चलाया गया है। तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहला, केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियां संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। जो बड़े बड़े जो उस समय के जो राज्य थे उनमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, आज का यूपी जो कि उस समय संयुक्त प्रांत था, और असम। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई। भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। सर मॉरिस गेवियर, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, जिसमें कि दलित जाति, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए प्रथम वर्ग निर्वाचन की व्यवस्था। लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया। ये जो भारत शासन अधिनियम का गठन किया गया, बनाया गया, इस पर भारत की तरफ से भी एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति को कहा गया नेहरू समिति। उसके सदस्य मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अली इमाम, शोएब कुरैशी, एम.एस. हन्नी, M.R. जयकर, जी.आर. प्रधान, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर शंकरू, M.N. जोशी। ये गठबंधन पूरे भारत स्तर पर जो जितने भी दल थे उन सभी का मतलब कि मिला करके एक समिति का गठन किया गया था। उसी समिति के ये सब सदस्य हैं। इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब किसने क्या कहा उसके विषय में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, और जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो ये इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा था, कौन से समिति के वो सदस्य थे, तब उन्होंने कहा। अगला है क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार कर लेगी, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तो वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे। ऐसे प्रांतों को भी अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान होगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पर पूरी कार्ययोजना तैयार की गई कि आखिर भारत को आज़ादी दिया जाएगा, उसके बाद किस प्रकार से क्षेत्रों का बंटवारा होगा, किस प्रकार से सभी राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा, कौन कैसे सम्मिलित होंगे नहीं होंगे, उन पर नियम कानून जो है बनाए जाने लगे। उसी के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 22 मार्च 1942 को भारत आया था, जिसमें कि ये शर्त रखी गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और उसमें भारतीय प्रांत, देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि होंगे। साथ ही साथ उस संविधान सभा के द्वारा जो भी संविधान बनाया जाएगा उस संविधान को जितने भी सदस्य हैं, जितने भी देशी रियासतें हैं, प्रांतीय रियासतें हैं, उन सभी के सामने रखा जाएगा। जो इसे स्वीकार करेंगे वो भारतीय संविधान को स्वीकार करके भारत में जुड़ जाएंगे, और जो इसे नहीं स्वीकार करते हैं वो अपना अलग संविधान या संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तब तक के लिए जो ब्रिटिश सरकार है वही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार किया गया। ये 1937 में हुए चुनाव का लिस्ट है, जिसमें कि कहाँ से कौन मुख्यमंत्री बने थे, उस समय 1937 के चुनाव में कौन कहाँ के मुख्यमंत्री थे। ऐसा कोई वन लाइनर क्वेश्चन में सवाल नहीं पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए कल जो करवाया गया था उसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, आज जो करवा रहे हैं उसमें से बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करते चले जाइए। 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकार का जो गठन किया गया था, मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे, कांग्रेस दल से मुख्यमंत्री बने थे। बम्बई में वी.डी. खरे कांग्रेस दल से थे। मध्य प्रांत में बी.एन. खरे कांग्रेस दल से थे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस से। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश यहाँ से कांग्रेस की तरफ से गोविंद बल्लभ पंत, उड़ीसा के बी.एन. दास कांग्रेस से थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत डॉक्टर खान साहब गठबंधन सरकार से थे। सिंध प्रांत में अल्लाह बख्श मुस्लिम लीग से थे। असम में मोहम्मद शादुल्लाह ये गठबंधन सरकार से थे। पंजाब में सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी से थे। बंगाल में फजलुल हक मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से थे। आगे कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण, तो कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे का कारण था क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। दूसरा, भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की ही बात कही गई थी। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था। तो इसने क्या कहा, इस विषय पर भी ऑनलाइन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था। ये नोट कर सकते हैं ऑनलाइन में। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। आगे का
वीडियो जो है अगली भाग में आएगा। अभी के लिए इतना रिवीजन करिए और इन सभी का वन लाइनर बनाते चलिए।